गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 3। देखिए, अब इस पार्ट में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या होते हैं? एक्चुअल में विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। तो देखिए बच्चों, vitamins are the organic compounds which is required in very small amount and and they are required for normal maintenance and growth and health of the organism। तो ये हेल्थ और ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। विटामिन जो होते हैं वो एक्चुअल में हम लोग अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट सिंथेसाइज द विटामिन इन आवर बॉडी। बट प्लांट जो होते हैं बच्चों, वो विटामिन को क्या करते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। हमको विटामिन जो है वो बाहर से एक्चुअल में एज ए सप्लीमेंट या फिर हमको बाहर से उसको लेना पड़ता है। और विटामिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है। उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। विटामिन को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम विटामिन का क्लासिफिकेशन करते हैं। विटामिन ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, विटामिन ई। इस तरीके से विटामिन होते हैं बच्चों। ये सारे विटामिन को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। अब हम विटामिन बी को सब ग्रुप में भी डिवाइड करते हैं। इसमें सब ग्रुप में तो बच्चों देखिए, विटामिन बी को हम सब ग्रुप क्या क्या होता है? बी 1, बी 2, बी 6, बी 12। इस तरीके से बहुत सारे विटामिन होते हैं, इनको हम सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। विटामिन की एक्सेस से भी क्या होती है? डिजीज होती है। एक्सेस यदि हो जाएगा विटामिन का बॉडी में, तब भी डिजीज होती है। अब विटामिन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि विटामिन को कैसे क्लासीफाई करते हैं हम। विटामिन का क्लासिफिकेशन जो है बच्चों, दो तरीके का होता है। एक तो विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल, है ना। एक तो फैट सोल्यूबल होते हैं, दूसरे विटामिन होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है? अपनी बॉडी में फैट के अंदर ये आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। तो सोल्यूबल इन फैट बट इनसोल्यूबल इन वाटर। ये फैट में सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन का मीनिंग है फैट में सोल्यूबल होते हैं, बट वाटर में ये इन सोल्यूबल होते हैं। बच्चों, इनके एग्जाम्पल है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये सारे विटामिन फैट सोल्यूबल है। तो ये हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर स्टोर होते हैं ये, और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। ठीक है। अब वाटर सोल्यूबल है तो ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और फैट में सोल्यूबल नहीं होते। ये सारे ही क्या होते हैं? सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। अब इनको हम एक्चुअल में सप्लाई करते रहना पड़ता है बाहर से, है ना। डाइट के अंदर डाइट के अंदर हमको क्या करना पड़ता है? इसकी सप्लाई करते रहना पड़ता है। और ये एक्चुअल में यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं। यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं। एक ही विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल, जो यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होता, इसका नाम है विटामिन बी 12। ये एक्सक्रीट नहीं होता, है ना। बाकी सारे विटामिन जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे विटामिन कौन कौन से आता है? विटामिन बी, है ना, विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी। ये जो है वो सारे ही वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। आगे हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, तो बच्चों ये विटामिन है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल।
बात करते हैं हम विटामिन के क्लासिफिकेशन की। ओके, तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है विटामिन का, हम विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो हमने बताया था फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। हम सारे विटामिन के बारे में देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, है ना। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए जो है, इस विटामिन ए, ये विटामिन ए हमको कहाँ से मिलता है, ये फिश लीवर ऑयल से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये कैरोट में मिलता है। इसके अलावा देखिए मिल्क में भी होता है विटामिन ए। ओके, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसका नाम है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया में जो होता है क्या होता है बच्चों, आपकी जो कॉर्निया की जो है हार्डनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉर्निया की, जो आई के अंदर कॉर्निया होता है उसकी हार्डनिंग हो जाती है। और ठीक, अब देखिए इससे एक और डिजीज होती है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट, ठीक है, ये डिजीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा, विटामिन बी 1 का। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 को हम थाइमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइमीन। ओके, ये किस में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, और ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। ये इसके अलावा सीरियल्स में होता है ना, मिल्क में भी होता है। ओके बच्चों, इस थाइमीन की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है जिसका नाम है बेरी बेरी। क्या है, बेरी बेरी। इससे क्या होता है एक्चुअल में, एपेटाइट लॉस हो जाती है और वेट जो है वो एक्चुअल में रिटार्डेड हो जाती है, ग्रोथ, है ना। तो इससे होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ। ओके, अब देखिए विटामिन बी 1 हो गया। अब हम बात करते हैं विटामिन बी 2 की। विटामिन बी 2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विटामिन बी 2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, आपको इसका रिच सोर्स क्या है, लीवर और किडनी। ये विटामिन बी 2 का रिच सोर्स है। इसके अलावा आपका ये कहाँ मिलता है बच्चों, मिल्क में, है ना। और आपका जो एग होता है ना, एग के व्हाइट पार्ट में मिलता है, एग व्हाइट में मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसका नाम है चिलोसिस। CHELOSIS, चिलोसिस, है ना बच्चों। इससे क्या होता है एक्चुअल में, आपकी जो माउथ की जो लिप्स होते हैं ना उसके कॉर्नर में फिशर बनने लगती है, ठीक है। तो फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप, है ना। तो माउथ एंड लिप पर क्या बनती है, फिशरिंग। ओके, अब बच्चों इसके अलावा ये जो चिलोसिस है, ये एक डिजीज विटामिन राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से होती है। और इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है। डाइजेस्टिव मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारी होती है इससे, कमी से। और आपकी स्किन के अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लगते हैं इसकी कमी से। बर्निंग सेंसेशन इन स्किन, ये सारी प्रॉब्लम जो है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से होती है। अब बात करते हैं बच्चों हम विटामिन बी 6 की। विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, PY
थायरोटॉक्सिन ई, ठीक है बच्चों, ये मिलता है आपका ईस्ट के अंदर। इसके अलावा सीरियल्स और ग्रेन्स में, इसके अलावा मिल्क और एग में। एग का जो आपका येलो वाला पार्ट होता है, यॉक वाला पार्ट, उसमें मिलता है ये। इसकी कमी से कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कन्वर्जन। अब बच्चों ये आपने लिख लिया होगा, है ना, समझ में आ गया आपको, कन्वर्जन होता है विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी से। अब देखिए, अब हम बात करते हैं विटामिन बी 12 का। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 जो होता है वो एक्चुअल में फिश में मिलता है और मीट में मिलता है, ठीक है। ये कर्ड में भी होता है विटामिन बी 12, एग में भी विटामिन बी 12 होता है। इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पर्नीशियस एनीमिया। इससे एक्चुअल में आरबीसी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। तो बच्चों जो अपनी आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उससे एनीमिया हो जाता है। इस एनीमिया का नाम क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। अब ये तो हो गए आपके विटामिन ए और बी। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की, ठीक है। विटामिन सी को हम बोलते हैं बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, इसमें होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। इससे इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन सी होता है। सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, है ना, लेमन हो गया, इन सब में क्या होता है बच्चों, आपका विटामिन सी होता है। इससे क्या होता है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से। स्कर्वी में क्या होता है, गम में ब्लीडिंग होने लगती है ना। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों विटामिन डी की। ये विटामिन डी जो है वो, उसको हम उसको वो उसका सनलाइट से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों, सन लाइट से, है ना। इसके अलावा ये फिश से भी मिलता है अपने को। इससे इसके अलावा ये एग के यॉक वाले पार्ट से भी मिलता है। ओके, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। और एक और डिजीज होती है RICKET, ऐसा ही है। एक और होती है ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो मलेशिया। इन डिजीज में क्या होता है, बोन सॉफ्ट हो जाती है। क्या हो जाता है, बोन जो है सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। और बोन सॉफ्ट हो जाती है और जॉइंट भी सॉफ्ट हो जाते हैं एडल्ट में, ठीक है। बोन और सॉफ्ट दोनों के, बोन और जॉइंट दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं एडल्ट में। अब बच्चों ये हो गए विटामिन डी। अब हम बात करते हैं एक दो और विटामिन है उसके बारे में। अभी देखिए बच्चों, इसके अलावा जो विटामिन है उसका नाम है, एक मिनट, ये न्यूक्लिक एसिड कैसे आ गया, जस्ट अ मिनट, है ना बच्चों। ये बच्चों विटामिन मैंने आपको एक्सप्लेन किए है। दो विटामिन और है, उनको देख लेते हैं। देखिए, इसके अलावा जो है वो है विटामिन ई। क्या है, विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई जो होता है ये आपके वेजिटेबल ऑयल में मिलता है, जैसे आपका सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, है ना, इनमें होता है ये विटामिन ई। इससे एक्चुअल में इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है कि आरबीसी की फ्रेजिलिटी जो बढ़ जाती है ना, आरबीसी फ्रेजाइल हो जाती है।
FRAGI फ्रेजिलिटी ऑफ RBC इंक्रीज हो जाती है। बच्चों इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस होने लगती है। मसल्स पेन होती है इसकी कमी से, है ना। तो विटामिन के, इसके बाद में विटामिन के है बच्चों। विटामिन के जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से एक्चुअल में ब्लड की क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए उसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी हीमोरेजिक विटामिन, विटामिन के को बोलते हैं। वैसे ये आपका विटामिन हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, चलिए अब न्यूक्लिक एसिड देखते हैं। ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड। बच्चों न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेल के अंदर, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सेल में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम किससे बना होता है? दो पार्ट से। एक तो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और दूसरा प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होती है एक्चुअल में क्या करता है? न्यूक्लियस हेरिडिटी, एक्चुअल में क्या करता है? हेरिडिटी का ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो हेरिडिटी करेक्टर का ट्रांसमिशन करता है ना। इट ट्रांसफर द करेक्टर, हेरिडिटी करेक्टर। तो न्यूक्लियस का ये काम होता है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो देखिए बच्चों, वो एक्चुअल में क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। तो लॉन्ग चेन जो है न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ये दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए बच्चों, इन ये आरएनए और डीएनए, इन दोनों को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए बच्चों, डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार, फिर ये में बेसिस के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, डीएनए जो होता है, डीएनए को सबसे पहले एक्चुअल में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने 1962 में उनको नोबेल प्राइज मिला। किसमें? 1962 में वॉटसन और क्रिक। इसको नोबेल प्राइज मिला था। किसमें मिला था? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। इसमें नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने क्या किया था? डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया है। इसलिए मिला। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड में दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक तो डीएनए और दूसरा होता है बच्चों आरएनए, ठीक है। अब देखिए, डीएनए जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, है ना। नाइट्रोजन बेसेज होते हैं। एक होता है आपका एडिनिन, दूसरा थाइमिन, तीसरा गुआनिन और चौथा साइटोसिन। आरएनए भी 4 टाइप के नाइट्रोजन, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस होते हैं। इसमें भी आपका एडिनिन होता है, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है इसमें। गुआनिन और साइटोसिन एक जैसे ही होता है। यहाँ पे देखो बच्चों, एक ही बेस में फर्क है। एक तो डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। दोनों में पेंटोज शुगर होती है। जो ये पेंटोज है, यहाँ पे भी पेंटोज शुगर होती है। ओके, दोनों में एक्चुअल में जो शुगर होती है ना, डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या होती है? 2 डीऑक्सी
राइबोज शुगर होती है, जबकि आपके आरएनए में होती है राइबोज शुगर होती है। ठीक है, अब देखिए इनमें फॉस्फेट ग्रुप आपके डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, दोनों में ही होता है। अब देखिए ये आपकी जो है ना आरएनए और डीएनए की हम शुगर की बात करते हैं। ये आपकी राइबोज शुगर है और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये मैंने बताया था कि डीएनए में होती है और ये शुगर जो होती है वो आपकी आरएनए में होती है। बच्चों डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में एक ही फर्क है, ये सेकेंड प्राइम जो है ना कार्बन का, इसमें आपकी ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। जैसे ओ OH की जगह दोनों जगह देखो बच्चों आपका H ही है। ठीक है, मतलब और यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन के साथ में या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब ऑक्सीजन है। यहाँ पे डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेकेंड प्राइम कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन है इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको राइबोज। तो सेकेंड प्राइम कार्बन पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, इसलिए इस शुगर का नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखिए अब हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लिक एसिड की, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। एक तो देखिए डीएनए आरएनए हमने बताया था, इन सब में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना वो सबकी एक्चुअल में मोनोमर यूनिट जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चों यहाँ पे दो तरीके की टर्म आपको दिखेगी, एक तो न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोसाइड, है ना। तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे शुगर होती है, दूसरा इसमें एक्चुअल में नाइट्रोजन बेस होता है और तीसरा होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये तीन चीजें होती है। अब मैंने आपको बताया था शुगर जो होती है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। ठीक है, ये डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बच्चों, जब फॉस्फेट ग्रुप को आप निकाल दो न्यूक्लियोटाइड से तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा बच्चों, शुगर होगी और नाइट्रोजन बेस होगा। ठीक है, ये होगा, मतलब फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। अब ये जुड़े हुए कैसे रहते हैं बच्चों, देखो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। शुगर जो है, शुगर का जो वन कार्बन है ना, कौन सा कार्बन, वन कार्बन, है ना। वन प्राइम कार्बन से बेस जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन बेस जो है वो वन कार्बन से जुड़ा रहता है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर बच्चों जो शुगर का फाइव प्राइम होता है उससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप जो है फाइव प्राइम कार्बन से जुड़ा रहता है शुगर की, और वन प्राइम कार्बन से बेस जुड़ा रहता है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर तो ये फॉस्फेट होता ही नहीं है ना, तो यहाँ पे शुगर से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, आपका नाइट्रोजन बेस, वो भी वन प्राइम कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वन प्राइम कार्बन से जुड़ा है बेस। अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बच्चों वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर से लिंकेज से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इससे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ के एक्चुअल में डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये एक्चुअल में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। ठीक है, ये फॉस्फोडाइएस्टर 5 प्राइम 3 प्राइम कार्बन के बीच में होती है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको फिगर से। तो देखिए बच्चों ये तो है अपना न्यूक्लियोटाइड, है ना। क्या है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों जो है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है। तो यहाँ पे हमने बताया था न्यूक्लियोसाइड के अंदर ये तो शुगर है, ठीक है, और ये बेस है। बेस किससे जुड़ा है, वन कार्बन से, वन कार्बन से बेस जुड़ा है। और यहाँ पे 5 प्राइम पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो पूरी शुगर है
बच्चों ये शुगर और फॉस्फेट क्या है, सॉरी शुगर और बेस, इन दोनों से ही ये मिलके बना है। ये शुगर क्या है आपकी, ये डीऑक्सी राइबो शुगर है, ये तो आपकी राइबो शुगर है, ठीक है, क्या है बच्चों, राइबो शुगर है। तो ये आरएनए में होती है, और यहाँ पे यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो डीऑक्सी राइबो शुगर होती, वो डीएनए में होती। तो शुगर और बेस से क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक तो ये शुगर है आपका, और ये बेस जो है वो बेस किससे जुड़ा है, 1' कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें बेस भी होता है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा है बच्चों, 5' कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ये 5' कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट है, बेस, शुगर और आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये शुगर भी आपकी क्या है, राइबो शुगर है। ये राइबो शुगर भी आरएनए में होती है, ठीक है, और डीएनए में यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, एच यूज करते हैं, तो वो डी ऑक्सीराइबो शुगर हो जाती है। तो बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम बात करते हैं ये इनका डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होता है, उसको देख लेते हैं हम। देखिए डाई न्यूक्लियोटाइड जो फॉर्मेशन है ना, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़कर क्या बनाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड। ये अपना एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इसमें क्या है बच्चों, ये बेस है, ये शुगर है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है, तीनों चीजें, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें बेस है, शुगर है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में एक आपका न्यूक्लियोटाइड का 3', ये 3' है बच्चा। ये देखिए 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 और 3, तो 3' कार्बन जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5' कार्बन से जुड़ता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ये 4 और 5 कार्बन से जुड़ के क्या बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाता है। तो ये जो है ना, जो इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, ये CH2 जो है 5', फिर इसका ये 5' का ये फॉस्फेट, फिर इस OH के साथ में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इधर ये CH, ये 3' कार्बन और इसका 5' कार्बन, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का 5' कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3' कार्बन। और ये लिंकेज कौन सी है, देखो यहाँ पे लिखा है लिंकेज है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, इससे ये डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसका और मतलब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता जाता है, और आपका मतलब ट्राई न्यूक्लियोटाइड, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, पेंटा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से पॉली न्यूक्लियोटाइड बनता है। और उसी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से फॉर्म होती है। तो बच्चों ये क्या है, किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो फॉर्म होती है, ये ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इस तरीके से एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और फॉर्म होती है, वो दूसरे एक दूसरे के साथ में मतलब क्या होती है, वुंडेड हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में फॉर्म करके डीएनए का स्ट्रक्चर या आरएनए का, सॉरी डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो है ना, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाता है, फिर ये एक और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन और ये दूसरी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में क्या करती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड से मतलब जुड़ जाती है, ठीक है, और ये एक दूसरे से कॉइल हो जाती है ना। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कॉइल हो जाती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। मतलब एक चेन का जो आपका बेस पेयर जो है एडिनिन है ना, मतलब ये 4 बेस पेयर होते हैं ना, ATGC, ये चारों बेस पेयर जो होते हैं, इसमें बच्चों A और T जो होता है, एडिनिन थाइमिन, ये होता है आपका पिरिमिडिन, और GC जो होता है वो, नहीं एक मिनट बच्चों, एक मिनट है, जस्ट मिनट। देखिए बच्चों यहाँ पे दो तरीके की ये जो है, ये चेन आपस में विंड हो जाती है। हमारे पास में दो तरीके के बेस पेयर होता है, एक तो पिरिमिडिन होता है, दूसरा प्यूरिन होता है। तो और दूसरा होता है प्यूरिन। पिरिमिडिन होता है ना, वो होता है A और T, और प्यूरिन होता है GC। ए,
TCNAG, ये होते हैं बच्चों आपके पिरिमिडिन और ये प्यूरिन। अब देखिए ये जो होता है वो हमेशा टी के साथ में बेस पेयरिंग करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और ग्वानिन जो होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो थाइमिन और साइटोसिन तो पिरिमिडिन है, एडिनिन ग्वानिन क्या है बच्चों, प्यूरिन है। तो एक चेन का न्यूक्लियोटाइड का ये बेस पेयर जो होता है, जैसे इस चेन में आपका एडिनिन है, दूसरी आपकी चेन जो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसके थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयर करेगा। अब मान लो यहाँ पे इस चेन में ग्वानिन है, तो दूसरी चेन के साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। यदि इधर साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन से कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होगी 3 हाइड्रोजन के साथ में। इधर थाइमिन है तो दूसरी चेन के आपके एडिनिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से वो बेस पेयरिंग करेगा। तो यहाँ कंप्लीमेंट्री जो है बेस पेयरिंग होती है। तो इसको हम और ढंग से समझ लेते हैं बच्चों। ये देखिए ये फिगर है, ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो होती है ये आपस में कॉइल्ड होती है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ में हेलिकली कॉइल्ड होती है। ठीक है, और ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल होती है। एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलती है, तो दूसरी स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर चलती है। ठीक है बच्चों, मतलब एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ चलती है, तो एंटी पैरेलल होती है। तो देखिए ये ग्वानिन जो एक स्ट्रैंड का ग्वानिन दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ में एक 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। थाइमिन जो होता है वो एडिनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। फिर ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब बच्चों ये तो जो है ना, जो ये एक लेडर के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेडर के जैसा होता है, जिसमें ये नाइट्रोजन बेस है। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ये क्या करते हैं एक्चुअल में, स्टेप्स बनाते हैं, लेडर के स्टेप्स। जैसे ये अपनी सीढ़ियां होती है ना बच्चों, तो सीढ़ियों के स्टेप्स जो होते हैं ना, उसको आप समझ लो ये नाइट्रोजन के बेस है। और ये बैकबोन जो होती है, ये बैकबोन है ना, ये बैकबोन है बच्चों। ये बैकबोन जो है वो आपके शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी होती है, शुगर प्लस। देखिए अब शुगर, यहाँ पे ये शुगर है, ये आपको दिख रही है शुगर, और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, ये आपकी शुगर है, ये देखिए ये शुगर है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये दोनों जो है इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। एक चेन में देखिए शुगर फॉस्फेट ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे में ये शुगर फॉस्फेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। मतलब ये 5 प्राइम 3 प्राइम में जा रही है, दूसरी जो है वो आपकी 3 प्राइम से 5 प्राइम में जा रही है, मतलब एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो है वो रन करती है। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एडिनिन और ग्वानिन, ये दोनों तो क्या है बच्चों आपके प्यूरिन है, और थाइमिन और साइटोसिन ये पिरिमिडिन है। ठीक है, ओके। अब हम देखो, इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक मिनट, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ना, ये चारों टाइप के आपके न्यूक्लिक मतलब नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो ये देखिए ये एडिनिन है और ये ग्वानिन है। एडिनिन और ग्वानिन जो है वो, उनमें दो दो रिंग है, एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है। ठीक है, इसमें भी एक रिंग ये एक रिंग ये, तो 2 रिंग वाला जो होता है वो प्यूरिन होता है। तो एडिनिन और ग्वानिन जो है प्यूरिन है। बाकी ये तीनों जो है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल कहाँ होता है, आरएनए के अंदर होता है। ठीक है, और डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है बच्चों, थाइमिन होता है। ठीक है, ये सब सिंगल सिंगल जो है वो आपके सिंगल साइक्लिक फॉर्म में होते हैं ना। 2 रिंग होती है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब पिरिमिडिन जो होते हैं बच्चों वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पिरिमिडिन जो है वो एक ही रिंग के होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि इसमें एक्चुअल में शुगर क्या होती है बच्चों, राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर मैंने आपको बताया था कि सेकंड प्राइम जो आपका कार्बन, ये शुगर जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है। ठीक है, और डीएनए के अंदर ये OH की जगह पे H होता है। तो ये आपकी शुगर जो है वो राइबोज शुगर ये वाली है। ओके,
अब देखिए कभी कभी आरएनए भी आपस में कॉइल करता है, वैसे ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सिंगल, इसकी एक ही स्ट्रैंड होती है, ये सिंगल स्ट्रैंड का होता है, लेकिन कभी कभी इनकी मतलब स्ट्रैंड आपस में ही कॉइल कर जाती है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आरएनए तीन टाइप के होते हैं, एक तो मैसेंजर आरएनए होता है, एक होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, या एम को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, आर को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, टी को बोलते हैं है ना ट्रांसलेशन आरएनए, है ना, ये ट्रांसलेशन का काम करता है ना, ट्रांसलेशन आरएनए बोलते हैं। अब हमारे जो साइंटिस्ट थे इंडिया के, हरगोविंद खुराना, कौन थे बच्चों? हर हर गोविंद है, BIND, हर गोविंद, इनकी अभी डेथ हो चुकी है। इन्होंने क्या किया, इनको नोबेल प्राइज मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन और फिजियोलॉजी में 1968 में। कब मिला बच्चा? 1968 में। इन्होंने एक्चुअल में मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट हॉली के साथ में जेनेटिक कोड को क्रैक किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? निरेनबर्ग एंड हॉली, इन दोनों के साथ में काम किया था और आपका जेनेटिक कोड को क्रैक किया। ठीक है, जेनेटिक कोड को क्रैक किया, जिसके लिए इनको 1968 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। अब बच्चे ये हो गया आरएनए आपका। अब हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। ठीक है, तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है कि एक डीएनए पे बेसिस की जो सीक्वेंस होती है वो एक्चुअल में एक पर्सन के लिए यूनिक होती है। ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्चुअल में यूनिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज यूनिक फॉर अ पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए बच्चों डीएनए, तो मैंने आपको बताया था ये डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए पे क्या होता है बच्चों? बेसेज होते हैं, ये सब बेसेज होते हैं। अब इनकी बेसिस की जो सीक्वेंस होती है ना वो यूनिक सीक्वेंस होती है ना, तो पर्सन टू पर्सन ये सीक्वेंस वेरी करती है। तो इन इन जो सीक्वेंस से में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक पर्सन के लिए यूनिक होती है, और उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है एक्चुअल में, एक सेल के लिए हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो एवरी सेल के लिए मतलब सेम टाइप की होती है, और इसको किसी भी नॉन ट्रीटमेंट से हम मतलब अल्टर नहीं कर सकते। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसी भी नॉन ट्रीटमेंट से अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होती है, ये डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? यूनिक सीक्वेंस होती है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है, और एक पर्सन की सारी सेल के अंदर वो डीएनए की सीक्वेंस जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, और नॉन ट्रीटमेंट से हम उसको क्या नहीं कर सकते? अल्टर नहीं कर सकते। उसी को हम क्या बोलते हैं? फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं। अब इसका यूज क्या है? फिंगर प्रिंटिंग का यूज जो है वो देख लीजिए। इसके यूजेज जो है वो देखिए, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में, है ना, तो कोई क्राइम करके भाग जाता है, उसका डीएनए का मतलब जैसे हेयर से भी उसका डीएनए मिल गया, ब्लड से मिल गया। ठीक है, तो वहां से उस क्रिमिनल का उसके डीएनए से आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। दूसरा एक्चुअल में पेटर्निटी के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने मतलब बोलते हैं कि वो उसका बच्चा है, उसका बच्चा है ना, तो इस तरीके से जैसे पेटर्निटी के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पेटर्निटी डिस्प्यूट ये सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो है कि डेड बॉडी जो एक्सीडेंट हो जाता है और डेड बॉडी जो होती है उसका यदि आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, BODIES है ना बच्चों, डेड बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, तो क्या करते हैं? उसके रिलेटिव के डीएनए से उसका डीएनए, डेड बॉडी का डीएनए मैच करवा लेते हैं, और वहां पे मतलब पता चल जाता है। ठीक है, अब आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारे आपको फॉसिल्स मिलते हैं, तो फॉसिल्स के डीएनए से हम चेक कर सकते हैं कि ह्यूमन की जो रेसेज होती है उसका रेशियल आइडेंटिटी या फिर उसका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन समझने के लिए हम
क्या करते हैं, फॉसिल से जो डीएनए मिलता है उससे हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं डीएनए का। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है जैसे डीएनए है ना, तो डीएनए बच्चों, डीएनए जो होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है ना। तो ये एक्चुअल में जो आपके कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डीएनए, है ना। ये एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिजर्व करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिजर्व करता है। ओके, ये एक्चुअल में क्या होता है कि आपके आइडेंटिटी को, मतलब किसी भी रेसेस की आइडेंटिटी को, किसी भी स्पीशीज की आइडेंटिटी को मिलियन ऑफ ईयर से एक्चुअल में क्या किया है, मेंटेन करके रखा है ना। आइडेंटिटी ऑफ स्पीशीज, है ना, उसको क्या किया है, मेंटेन करके रखा हुआ है। इसमें एक्चुअल में डीएनए में सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए अपनी कॉपी करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। और ये कब करता है बच्चों, सेल डिवीजन के टाइम। दूसरा है डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन, इस प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ओके, तो ये सारी फंक्शन जो है, मतलब डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये सारी जो है बायोलॉजिकल फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड के। बच्चों ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन। अब हम बात करते हैं हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो हार्मोन जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एक्चुअल में वो डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। मतलब इसके लिए सिक्रीशन के लिए डक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। कौन करता है इसको, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है, ठीक है। अब देखिए, ये एक्चुअल में इनको इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर भी बोलते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर भी बोलते हैं। ये एक्चुअल में बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बैलेंस करके रखते हैं, बॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बैलेंस करके रखते हैं। हार्मोन के नेचर के अकॉर्डिंग इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो होते हैं नेचर क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। दूसरे हार्मोन जो होते हैं बच्चों, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। तीसरे हार्मोन होते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव। ये, तो इस तरीके से तीन तरीके के हार्मोन होते हैं। अब देखिए, स्टेरॉयड हार्मोन जो है उसका एग्जाम्पल है आपका एस्ट्रोजन, और दूसरा है आपका एंड्रोजन। ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं उसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, दूसरा है एंडोर्फिन। अब देखिए, एमिनो एसिड डेरिवेटिव जो हार्मोन होते हैं उसका नाम एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन। ये सब एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं बच्चों, हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, अब हम कुछ हार्मोन के फंक्शन देख लेते हैं। जैसे आप इंसुलिन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंसुलिन और ग्लूकोगॉन। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर। दूसरा हार्मोन है आपका, दूसरा हार्मोन है एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन।
ये दोनों हार्मोन जो होते हैं एक्चुअल में एक्सटर्नल स्टिमुलाई से एक्ट करते हैं। जैसे इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। फाइट और फ्लाइट मतलब आपको लड़ना है या भागना है, तो ये मतलब जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं उसके मतलब उसको उसके रेस्पॉन्स में ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए ग्रोथ है ना, तो मीडिएट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसको लिख देता हूँ। ठीक है। अब बच्चों तीसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। एंड सेक्स हार्मोन। देखिए ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों ही हार्मोन जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। और ये सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन के और एक्चुअल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए थायरोक्सिन नेक्स्ट है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। इसका लेवल कम होने पर, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम होने पर हाइपोथायराइडिज्म डिजीज हो जाती है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एक्चुअल में ओबिसिटी बढ़ जाती है और जो आदमी होता है वो लेथार्जी होता है, मतलब थकान महसूस होने लगती है ज्यादा। यदि थायरोक्सिन की मतलब कमी होने पे तो ये होता है, थायरोक्सिन बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपर थायराइडिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके हार्मोन के फंक्शन हो गए सारे के सारे बच्चों, ये हो गए हार्मोन। अब हम बात करते हैं कुछ और हार्मोन की। देखिए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपके रिलीज होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये किडनी के ऊपर होती है सेल, और गोनेट से रिलीज होने वाला हार्मोन। इनसे देखिए तीन तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इनकी एक कैटेगरी स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पे इनको हम तीन तरीके के हार्मोन बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा होता है बच्चों सेक्स हार्मोन। ये तीन हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनेट से जो है सिक्रीट होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को एक्चुअल में कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो एक्चुअल में स्ट्रेस में भी इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेस में भी इन्वॉल्व होता है। अब देखिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को बना के रखता है, बॉडी में सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को बना के रखता है, ठीक है। अब सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो एक्चुअल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेल में तो होता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन, इसमें होता है मेल में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, वॉइस जो होती है डीप होने लगती है और फेशियल हेयर ग्रो करने लगते हैं, दाढ़ी मूछे आना, ठीक है, ये सब मेल में होता है। और फीमेल में जो हार्मोन होता है, दो हार्मोन होते हैं फीमेल में। एक तो होता है आपका एस्ट्राडियोल, ये एस्ट्राडियोल जो होता है फीमेल में एक्चुअल में मेंसेस साइकिल को कंट्रोल करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसको कंट्रोल करता है।
फीमेल में एक और हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एक्चुअल में आपके फीटस के यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के लिए मतलब प्रिपेयर करता है यूट्रस को, ठीक है। तो जब आपका फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसको यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपका प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक डिजीज का नाम है जिसका नाम है एडिशन डिजीज। क्या बोलते हैं हम? एडिशन डिजीज। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। एडिशन डिजीज क्या होती है बच्चों? ये न्यूक्लिक एसिड नहीं है। एडिशन, इस एडिशन डिजीज के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, एड्रिनल कॉर्टेक्स काम नहीं करती। एड्रिनल कॉर्टेक्स डज नॉट वर्क। जब ये काम नहीं करती तो क्या हो जाता है बच्चों? एड्रिनल कॉर्टेक्स काम नहीं करती तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है मतलब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। उससे क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस के लिए ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बहुत ही फैटल डिजीज होती है, फैटल डिजीज होती है। यदि यहाँ पे आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड से यदि ट्रीट नहीं करो तो एक्चुअल में क्या होता है, मतलब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये होती है एडिशन डिजीज जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करने नहीं करने की वजह से होती है। और यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, वीकनेस और स्ट्रेस फील करने लगता है, फैटल डिजीज है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब दे के इसको ट्रीट कर सकते हैं हम। तो बच्चों आज के लिए हो गया, हम लोग ने सारा ही लेसन पूरा अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। अब यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं और मैं आपके रिप्लाई दूंगा। और बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।